आचार्य नंदीश्वर काम शास्त्र की रचना करते। इन सभी बातों में ब्रह्मा जी ने जो है कि 1,00,000 श्लोकों का उपदेश किया, उसमें से 1,000 अध्यायों का अध्ययन करते हुए आचार्य नंदीश्वर ने काम शास्त्र की रचना की। नमस्ते, संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता हैं डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र। आपने NSD, मिरांडा कॉलेज और अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी अध्यापन एवं शोध पर कार्य किया है। कई वर्षों से आप संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृति और काम शास्त्र का अध्ययन तथा शोध कर रहे हैं। आज का हमारी वार्ता का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में काम शास्त्र का इतिहास। काम शास्त्रीय ग्रंथ लेखन की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा दिए गए उपदेश काम शास्त्र के आदि ग्रंथ में धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग का विवेचन किया गया है। इवन काम सूत्र के प्रथम जो इस ग्रंथ का जो प्रथम सूत्र है वो ही बताता है कि काम अर्थ से, धर्म से संबंधित होना चाहिए। आज समाज में काम शास्त्र को लेकर अनेक भ्रांतियां विद्यमान हैं। उसके बारे में बात करना भी एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो प्रस्तुत व्याख्यान में इसी विषय के सही रूप को समझने का हम प्रयास करेंगे। अब मैं राघवेंद्र जी से निवेदन करूंगी कि वे अपनी बात श्रोताओं के सामने रखें। सबको नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपनी शाश्वत गुरु परंपरा को साष्टांग प्रणाम करता हूं और पश्चात उनके द्वारा जो सिखाई गई ज्ञान पद्धति है उसको मैं प्रारंभ करता हूं। तो जैसा कि रुचि जी ने बताया, काम शास्त्र के विषय में हल्की सी बातें आप लोग को बता ही दिया है। आप लोग के भी विभिन्न प्रकार के जिज्ञासु हैं, आप लोगों के विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा होगी, तो इसको हम आप प्रारंभ करते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में काम शास्त्र का इतिहास, जैसा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में हमारी गुरु परंपरा कहती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा शाश्वत गंगा प्रवाह है और उस शाश्वत गंगा प्रवाह में एक विशिष्ट नदी के रूप में काम शास्त्र का अपना महत्व है। काम शास्त्र उसमें एक विशिष्ट नदी की भूमिका निभाती है, जिसके माध्यम से जीवन पूर्ण रूप से सुखद और सफल हो। तो इसी बात को ध्यान में रखकर जब सृष्टि संरचना की पूरी बातें आती हैं तो उसमें जो है कि यह बात पूर्ण रूप से स्थापित होती है कि भारतीय बौद्धिक परंपरा में ऋषि ऋषिकाओं ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार के शास्त्रों, ग्रंथों का चिंतन एवं मनन किया। इसी चिंतन परंपरा में काम शास्त्र की भी एक अक्षुण्य प्रतिष्ठित परंपरा रही है। भारतीय ग्रंथ परंपरा में एक बात महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान देना चाहिए कि अध्यात्म, शास्त्र, धर्म, दर्शन, तंत्र और विज्ञान, ये पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः तात्विक दृष्टि से एक ही रही। इस रूप में हमें देखना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में इन सब में धर्म, विज्ञान, शास्त्र, अध्यात्म, इन सब में भेद नहीं है। यह सब तात्विक दृष्टि से जब अध्ययन होता है तो देखा जाता है कि ये कही है। इसीलिए हमारी ऋषि परंपरा, ऋषिकाएं परंपरा जो रही हैं, इन सब ने इन सब का जब विवेचन किया, उसी विवेचन में यह लोग काम शास्त्र की परंपरा को समृद्ध की और काम शास्त्र को लेकर वैदिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में प्रॉपर काम शास्त्र ग्रंथ लेखन हुए और गुरुकुलों से लेकर आधुनिक पद्धति तक इसका अध्ययन अध्यापन हुआ। तो इसमें काम शास्त्रीय ग्रंथ की लेखन की परंपरा जो कि बहुत ही अत्यंत प्राचीन रही है और यह ग्रंथ परंपरा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के आदि उपदेश से प्राप्त होती है। अगर काम सूत्र की ही बात करें जिसके रचनाकार वात्स्यायन है तो उसमें वह बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा द्वारा दिए गए उपदेश काम शास्त्र के आदि ग्रंथ में धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का विशद विवेचन करते हैं ब्रह्मा जी। उसके बाद जो है कि इसी को धर्म विषय को लेकर मनु जी धर्मशास्त्र का उल्लेख करते हैं, रचना करते हैं और आचार्य बृहस्पति अर्थ विशद विश्लेषण करते हुए अर्थशास्त्र की रचना करते हैं और आचार्य नंदीश्वर काम शास्त्र की रचना करते हैं, जिसमें इन सभी बातों में ब्रह्मा जी ने जो है कि 1,00,000 श्लोकों का उपदेश किया, उसमें से 1,000 अध्यायों का अध्ययन करते हुए आचार्य नंदीश्वर ने काम शास्त्र की रचना की। उसके बाद जो है कि इसी ग्रंथ परंपरा को, यहाँ से ग्रंथ परंपरा पूरी प्रारंभ होती है
और आचार्य नंदी के बाद जब काम केंद्रित इसमें धर्म अर्थ काम की विवेचना होती है। इसी के साथ एक चीज मैं बताते चलूं कि प्रारंभ में धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की अवधारणा आ रही है, बाद में पुरुषार्थ चतुर्वर्ग की अवधारणा आती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके बाद हमारे यहाँ पुरुषार्थ पंचम वर्ग की भी अवधारणा है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष और भक्ति को हमारे यहाँ पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, तो उसकी भी अवधारणा आती है। तो आगे जो जिज्ञासु के यदि कोई प्रश्न होगा तो अंत में वह पूछेंगे। तो अभी हम त्रिवर्ग की बात करते हैं। यह शास्त्र परंपरा त्रिवर्ग को आधारित करती है, और इस शास्त्र परंपरा का यह मानना है, जैसा कि प्रारंभ में ही आचार्य वात्स्यायन काम सूत्र में कहते हैं कि धर्मार्थ कामेभ्यो नमः, धर्म अर्थ और काम को नमस्कार है। तो और इसके आगे फिर बोलते हैं इसी में वह कि अस्थावीरम धर्मम मोक्षम च, धर्म अर्थ और काम का यदि मर्यादित और नैतिक रूप से सार्वभौमिक रूप से अध्ययन अध्यापन किया जाए, चिंतन किया जाए, अनुभव किया जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। इसीलिए धर्म के अंतर्गत ही मोक्ष को इस शास्त्र में निहित किया गया। और अब बात आती है कि इसके बाद फिर श्वेत केतु के विषय में आप सब लोग पढ़े होंगे। आचार्य श्वेत केतु, जिनका उल्लेख छांदोग्योपनिषद में आता है, जिनको उद्दालक श्वेत केतु भी कहा जाता है। और श्वेत केतु ने सर्वप्रथम जो है कि विवाह संस्था को नैतिक मर्यादित रूप से पूरा व्याख्यायित किया और स्थापित किया। जो आज विवाह पद्धति पूरे भारतीय संस्कार के रूप में, पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित है, उसको ऋषि श्वेत केतु ने ही सर्वप्रथम इसको मर्यादित एवं नैतिक रूप से व्याख्यायित किया, स्थापित किया, जो आज तक चली आ रही। तो उसी ऋषि श्वेत केतु ने जो है कि इसमें फिर आगे चलकर उन्होंने 500 अध्यायों में काम शास्त्र को विभाजित किया, काम शास्त्र को उल्लेखित किया। इसके बाद जो है कि आचार्य बाभ्रव्य की आती है बात। आचार्य बाभ्रव्य ने जो कि ऋग्वेद के बहवृत शाखा के आचार्य रहे हैं, उन्होंने जो है कि काम शास्त्र पर 150 अध्यायों में ग्रंथ लेखन किया। एक चीज और ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि काम सूत्र को, काम शास्त्र को और ऋग्वेद को चतुष्षष्टि कहा जाता। तो यह बात सर्वप्रथम जो है कि कहने का बाभ्रव्य ऋषि ने ही यह बात उद्घाटित किया। उन्होंने बताया कि ऋग्वेद को सर्वप्रथम इन्होंने, पहले तो आज जो ऋग्वेद हमें प्राप्त होता है वह ऋग्वेद मंडल क्रम में, ऋग्वेद को इन्होंने आचार्य बाभ्रव्य ने क्या किया कि अष्टक क्रम में विभाजित किया। और अष्टक क्रम में जिसमें 8-8 करके अध्याय हुए, और उसको इन्होंने जब विभाजित किया अनुवाकों में, तो वह हो गया 64। इस कारण से उसको चतुष्षष्टि कहा गया। और काम शास्त्र में, काम सूत्र में अर्थात चतुष्षष्टि काम विद्याओं का और चतुष्षष्टि काम कलाओं का विशद विवेचन है, जिन चतुष्षष्टि काम विद्याओं के आधार पर संपूर्ण भारत की ज्ञान परंपरा, वेद परंपरा, शिल्प परंपरा निर्धारित, और उसी को आज भी पूरा विश्व किसी न किसी रूप में, विशेष रूप से भारत किसी न किसी रूप में अध्ययन अध्यापन कर रहा है। तो यह चीज इसमें बताने वाली चीज। और बाभ्रव्य के पिताजी का नाम बभ्रु था। इन लोग का उल्लेख महाभारत में भी आता है। इसके बाद जो है कि इस पूरी परंपरा को आगे अब देखा जाए तो यथोचित रूप में आगे और व्याख्यायित किया जाता। अब काम इसी में एक आते हैं आचार्य चारायण। आचार्य चारायण वो ऋषि थे, उन्होंने जो कि कृष्ण यजुर्वेद की जो चारायणीय शाखा है उसके आचार्य रहे हैं। जो चारायणीय शिक्षा है यह उसके भी आचार्य हैं। तो आचार्य चारायण ने भी साधारण अधिकरण पर काम शास्त्र पर ग्रंथ लिखा। तो यह पूरी परंपरा है। इसके पूर्व भी यदि देखा जाए, अभी हम प्राचीन विद्वानों की, ऋषियों की ही बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में आप लोगों ने पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त पढ़े होंगे। तो राजर्षि पुरुरवा ने भी काम शास्त्र ग्रंथ लेखन किया, जिसका नाम है पौरुरवस मनसिज सूत्रम। और उसके बाद जो है कि पौरुरवस मनसिज सूत्रम के बाद जो है कि कादंबर स्वीकरण सूत्र, कादंबर स्वीकरण कारिका, यह सारे ग्रंथ अभी उपलब्ध हैं। स्मर शास्त्र, इस प्रकार के पूरे ग्रंथ लेखन हमारे यहाँ हुए। इसी काम शास्त्र को भारतीयों ने अपने जीवन शैली में इस प्रकार से ग्रहण किया कि काम शास्त्र हमारी संस्कृति का एक अमूल्य भाग हो गया। और काम शास्त्र का यथोचित रूप में अध्ययन अध्यापन करते हुए, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए, आज भी किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारत में काम शास्त्र जो है कि प्रतिष्ठित हुआ है। तो अब जो है कि हम बात करने जा रहे हैं काम शास्त्र के ऐतिहासिक पक्ष को लेकर,
पूर्ण रूप से। तो कामशास्त्रीय ग्रंथ परंपरा के संदर्भ को अगर देखें हम जितने भी है, तो सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के कल्याण हेतु इस प्रकार के ग्रंथ लेखन का कार्य किया, और इसको फिर आगे लेकर आचार्य नंदीश्वर से लेकर बाभ्रव्य से लेकर श्वेतकेतु से लेकर चारायण से लेकर इन लोगों ने इसको पूरा व्याख्यायित किया। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो बाभ्रव्य ने जो 150 अध्यायों में पूरा डिफाइन किया, इन्हीं पूरी ज्ञान परंपरा को आचार्य वात्स्यायन ने जो है कि 7 अधिकरणों में काम सूत्र को, पूरी काम शास्त्र परंपरा को इन्होंने काम सूत्र के रूप में पूरा व्याख्यायित किया, जिसमें 7 अधिकरण है। और 7 अधिकरण के विषय में अब हम लोग विशद रूप से जानकारी लेते हैं, जिसमें आचार्य दत्तक हुए। उस आचार्य दत्तक, और ये चीज में यह भी ध्यान देना है हम लोग को, यहाँ पर इसके पीछे साथ साथ में बताता चलूं कि काम शास्त्र को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर बिहार से लेकर गुजरात तक पूरे भारतीयों ने, पूरे भारतीय ऋषि परंपरा ने ग्रंथ लेखन किया। आप देखिए कि वात्स्यायन तो वैसे हैं आपके पटना में बैठकर पाटलिपुत्र में कामसूत्र की रचना कर रहे हैं, उसके बाद वहीं पर होते हैं दत्तक भी जो है कि वैश्विक अधिकरण पर ग्रंथ लेखन करते हैं। आचार्य चारायण ने साधारण अधिकरण पर किया है। इसके कामसूत्र के पहले जिन जिन ऋषियों ने, आचार्यों ने ग्रंथ लेखन का कार्य कर लिया था, उसी को यह सूत्र रूप में पूरा व्याख्यायित करें। इसीलिए काम सूत्र को काम शास्त्र का उपजीव्य ग्रंथ कहा जाता है। और काम सूत्र इज अ एंट्री बुक इन द स्कूल ऑफ काम शास्त्र। तो इस प्रकार से ये पूरी ज्ञान पद्धति व्याख्यायित की गई। तो आचार्य दत्तक ने वैश्विक अधिकरण पर ग्रंथ लिखा, आचार्य चारायण ने साधारण अधिकरण पर लिखा, आचार्य सुवर्णनाभ ने सांप्रयोगिक अधिकरण पर लिखा। और एक चीज के साथ यह भी बताते चलें कि काम शास्त्र में जो आज एक भ्रामक स्थिति बैठी हुई है कि केवल विभिन्न प्रकार के आसनों की बात होती है या जो है केवल सेक्सुअलिटी की बात होती, ऐसी चीजें नहीं है। इसमें केवल एक अधिकरण है जिसको सांप्रयोगिक अधिकरण कहते हैं, जिसको आचार्य सुवर्णनाभ ने ग्रंथ लेखन का कार्य किया इस पर। और उसमें वह इसलिए है कि गृहस्थ धर्म का मर्यादित एवं नैतिक रूप में स्वास्थ्यवर्धक दृष्टिकोण से पालन करने हेतु उस महत्वपूर्ण अध्याय को, प्रकरण को रखा गया है, जिसकी आवश्यकता इस समय संपूर्ण विश्व समुदाय को है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने इस पर भी कलम चलाई। वैसे और जो इसके पूरे भाग में आपके जो आध्यात्मिक, भारतीय जो आध्यात्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जो पूरी पद्धति है, उन सब का विशद विश्लेषण जो है इस ग्रंथ में हुआ है। तो सांस्कृतिक रूप से भारत को व्याख्यायित करने के लिए, भारत को महत्वपूर्ण स्थापित करने के लिए इस शास्त्र की महती भूमिका है। इसीलिए आप जब भी किसी भारत के मंदिर में जाते हैं या किसी भी सांस्कृतिक पद्धति को आप अनुसरण करते हैं, तो उसमें किसी न किसी रूप में यह जो पुरुषार्थगत शास्त्र परंपरा है उसका आप अनुसरण करते हैं। तो इसके सुवर्णनाभ के बाद, सांप्रयोगिक अधिकरण लिखने के बाद आचार्य घोटक मुख होते हैं, जो कन्या संप्रयुक्तक अधिकरण पर ग्रंथ लेखन का कार्य करते हैं। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप लोगों ने पतंजलि के योग सूत्र को सब लोग जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि आचार्य पतंजलि ने जो है कि काम शास्त्र पर भी ग्रंथ लेखन का कार्य किया, जिसमें उन्होंने गोनर्दीय नाम से, पतंजलि का ही एक नाम है गोनर्दीय, कुछ आचार्य उनको कश्मीर का रहने वाला मानते हैं, कुछ गोंडा जनपद का मानते हैं। यह विद्वानों में, आचार्यों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान उनको कश्मीर का ही मानते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि आचार्य गोनर्दीय अर्थात क्योंकि वहां पे गोनर्द प्रांत भी है कश्मीर में, तो आचार्य पतंजलि जो है कि योग सूत्र के रचना कार्य वह कश्मीर के ही हैं। उन्होंने जो है कि भार्याधिकारिक अधिकरण पर काम शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखा। आप आसन की जितनी पद्धति उन्होंने योग सूत्र में बताई, आप देखेंगे वनस्पतियों से संबंधित है नाम, जो है कि पशु पक्षियों से संबंधित नाम है,
वही पद्धति आप काम शास्त्र के आसनों में भी देखेंगे, उसी प्रकार की नामगत शैली आपको प्राप्त हो। अब उसके बाद जो है कि आचार्य गोड़िका पुत्र ने पारदारिक अधिकरण पर और आचार्य कुचुमार ने औपनिषदिक अधिकरण पर कामशास्त्र ग्रंथ लेखन का कार्य। इसी पूरी परंपरा को लेकर, मतलब आचार्य ब्रह्मा जी से लेकर आचार्य नंदीश्वर से लेकर श्वेत केतु से लेकर बाभद्र से लेकर चारायण से लेकर कुचुमार तक की पूरी परंपरा को वात्स्यायन ने जो है कि शुद्ध रूप में ग्रंथ लेखन का कार्य किया। अब आप बात करते हैं कि काम शास्त्र के इतिहास को विशेषतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक परंपरा है काम सूत्र के पूर्ववर्ती आचार्य ग्रंथ परंपरा और दूसरी है काम सूत्र के परवर्ती आचार्य ग्रंथ परंपरा। अब इसमें जो है कि काम सूत्र के पूर्ववर्ती आचार्य ग्रंथ परंपरा जो अभी उपलब्ध है, हमें ग्रंथ रूप में प्राप्त है, जिनका अध्ययन अध्यापन करने से विभिन्न प्रकार के जो भ्रांतियां हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे विज्ञानगत समस्या हो, चाहे समाजगत समस्याएं हो, चाहे संविधानगत समस्या हो, वो चाहे लिंगगत समस्या हो, उन सभी समस्याओं का निदान संभव है। तो इसमें काम सूत्र के पूर्ववर्ती आचार्य ग्रंथ परंपरा का हम विशद अब उल्लेख करते हैं, जिसमें पहला आता है पौरुरवस मनसिज सूत्रम। यह ग्रंथ जो है कि पंडित ढूंढीराज शास्त्री हैं, उन्होंने काम, बहुत संस्कृत के मर्मज्ञ और सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया है संस्कृत जगत के लिए। तो उन्होंने काम कुंज लता ग्रंथ के अंतर्गत 12 काम शास्त्र के ग्रंथों का संपादन किया, जिसमें सर्वप्रथम वह काम शास्त्र के अंतर्गत पौरुरवस मनसी सूत्र को रखते हैं। और इस ग्रंथ में केवल 52 सूत्र हैं और इसके आदि प्रणेता राजर्षि पुररवा हैं, जो पुररवा उर्वशी का संवाद सूक्त आप सब लोग ऋग्वेद में पढ़ते होंगे। उसका अगर विशद जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में इसकी विशद व्याख्या, विशद जानकारी नहीं प्राप्त होती, यदि पुररवा उर्वशी बुद्ध ईला के पूरे प्रसंगों को विशद रूप में अध्ययन करना है, तो आपको पौरुरवस मनसी सूत्रम को पढ़ना पड़ेगा कि उसकी पूरी क्या कहानी है। और इसका यह ग्रंथ ऋग्वेद कालीन ग्रंथ है, क्योंकि पुररवा जो है वेदोक्त ऋषि है और ऋग्वेद में पुररवा उर्वशी संवाद सूक्त प्राप्त होता है। ये चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रह्म सूत्र जैसे कि प्रारंभ होता है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी प्रकार से यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ का प्रारंभ होता अथातः पौरुरवसम मनसी सूत्रम व्याख्या सामा। इस प्रकार की पद्धति से यह ग्रंथ जो है कि प्रारंभ होता है। और अर्थात दोनों ग्रंथ जो हैं, ब्रह्म सूत्र देखिए और कादंबर स्वीकरण सूत्र देखिए, दोनों का प्रारंभ अथ और अतः शब्द से हुआ है। इसलिए दोनों ग्रंथ, ऐसा आचार्यों का मानना है कि आपस में काफी एक हद तक जो है कि दोनों में समानता भी होती है। बस अंतर यह कि एक ब्रह्म की अवधारणा को स्थापित करता है ग्रंथ, और दूसरा ग्रंथ काम ब्रह्म की अवधारणा को स्थापित करता है। इस ग्रंथ को पुररवा का कामसूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पुररवा की पत्नी जो थी वह देवांगना उर्वशी है, जो कुछ प्रतिबद्धाओं के कारण जो है कि पुररवा से दूर हो जाती है। तो इसलिए जो है कि उनका अनेक प्रकार का वियोग भी होता है, जैसा कि आगे आप लोग अध्ययन करेंगे। तो एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि वेदांत दर्शन में सामान्यतः पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग होती है, ब्रह्मानंद, इंद्रानंद, चिदाभासानंद, अवांग मनस गोचरानंद। तो यही सेम पारिभाषिक शब्दावली जो है कि इस पौरुरवस मनसी सूत्रम में प्राप्त होती है, जिसमें प्रयोग करते हैं पुररवा परमानंद, ब्रह्मानंद, इंद्रानंद, अमांग मनस गोचरानंद और अंत में चिदाभासानंद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह बात रही पौरुरवस मनसी सूत्रम की। यह ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है, इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए हम सभी लोगों को। इसके बाद हमारी परंपरा आती है कादंबर स्वीकरण सूत्र की।
यह ग्रंथ भी राजर्षि पुरूरवा का है, जिन्होंने जो है कि पौरुरवस मनसी सूत्रम लिखा है। और दोनों ग्रंथों की शैली जो है एक ही है। ये दोनों ग्रंथ आचार्य वात्स्यायन और पतंजलि के बहुत पूर्व के हैं। यह बहुत ही लघुकाय ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल 33 सूत्र है इस ग्रंथ में। और इनकी पूरी पुरूरवा के और जो है कि उर्वशी की पूरी कथा शैली को व्याख्यायित किया गया है इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ की अच्छा एक महत्वपूर्ण महत्ता है कि इस ग्रंथ में उस समय कितने, जैसे कि आप लोग अभी सोमलताओं के विषय में पढ़े लिखे होंगे, तो कितने प्रकार के उस समय जो है कि मदिरा बनते थे, उनकी बनाने की विधि क्या थी, पीने की विधि क्या थी, कब पीना चाहिए, किसके साथ पीना चाहिए, इसका भी पूरा विशद विश्लेषण है। लेकिन यह विशेष रूप से जानकारी हमें रखनी चाहिए कि यह पूरा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका है। इसका जो है कि उच्च श्रृंखल दृष्टिकोण से ग्रंथ लेखन ये नहीं हुआ है। ये हमेशा एक स्वास्थ्यवर्धक समाज की रचना करने के लिए इस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। इसी के बाद इस पर कारिका लिखे जाते हैं, कादंबर स्वीकरण कारिका लिखी जाती है। यह जो कि काव्य काम शास्त्र की काव्यकृति है। और यह दोनों ग्रंथों की जो है कि भाषा शैली एक है। और इसके यहाँ तक यह कुछ आचार्यों का मानना है कि कादंबर स्वीकरण कारिका जो है आचार्य भरत की रचना है। अब यह भरत, आचार्य भरत के लेकर विद्वानों में मतभेद है। इस पर मैं जो है कि अधिक अभी ध्यान आकर्षण नहीं करूंगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, ग्रंथ को आप लोग स्वतंत्र रूप से खुद विचार कीजिएगा। अब जो है कि ये सारी बात होने पर जो है कि हम बाणभट्ट जो होते हैं, बाणभट्ट भी इस ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। और बाणभट्ट ने जो है कि अपने कादंबरी नामक ग्रंथ में जो है कि कर्णी सूत्र का उल्लेख किया है। और महत्वपूर्ण बात है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में हमेशा यह ध्यान रखिए कि पाक शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र से लेकर काम शास्त्र से लेकर चौर्य शास्त्र तक की परंपरा रही, जो कि आज भारत के लिए अगर भारतीय डाटा को बहुत बचाना है तो इस ग्रंथ की भी महती भूमिका रही है। तो एक आचार्य हुए हमारे यहाँ, आचार्य कैणी सूत, तो उन चौर्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे। उनके विषय में जो है कि कहा जाता है कि कर्णी सुतः करटका स्ते शास्त्र प्रवर्तका। उसके बाद जो है कि ये सारी बातें होने के साथ साथ जो, क्योंकि आचार्य कर्णी सूत जो थे वह कामशास्त्र, कलाशास्त्र और चौर्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे। और उसी इन्हीं का आधार बनाकर आचार्य शूद्रक ने मृच्छकटकम में चोरी करने की पूरी पद्धति को व्याख्यायित किया है। वह जब चोर आता है उसमें तो किस प्रकार से सेंध लगाता है, उसी पूरी पद्धति को बहुत ही श्रृंगारिक रूप में, बहुत ही अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने उसको उद्घाटित किया है। इसके बाद जो है कि आचार्य बाभ्रव की बात आती है, जो बाभ्रव्य कारिका है। और यह पद्यात्मक कामशास्त्री ग्रंथ है जो कि 500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है। इसमें 146 जो है कि श्लोक हैं। और उसके बाद इस ग्रंथ का टीकाकार आयुर्वेद के बहुत मर्मज्ञ विद्वान रहे हैं हमारे यहाँ, उनका नाम है दीक्षित सामराज। दीक्षित सामराज जो है कि आचार्य दीक्षित कामराज के पुत्र हैं। और यह दोनों लोग जो है कि कश्मीर के विद्वान, तो कश्मीर के विद्वान हैं। तो इसका इन्होंने पूरा उल्लेख किया है, टीका भी लिखे इन लोगों ने इस पर। तो बाभ्रव्य कारिका जो है कि कामसूत्र से भी प्राचीन ग्रंथ है। और इस बात को जो कि वात्स्यायन ने खुद अपने कामसूत्र में बहुत बार बाभ्रव्य का नाम उल्लेख किया है। बाभ्रव्य कारिका अभी भी उपलब्ध ग्रंथ है। इसके बाद जो है कि स्मर शास्त्र की बात आती है। स्मर शास्त्र वसुनंद एक आचार्य हुए, और यह भी कश्मीर के ही आचार्य थे। इन्होंने स्मर शास्त्र की रचना की। तो यह मूलतः कश्मीर के आचार्य थे। उस समय राजा क्षितिनंद थे।
तो आचार्य वसुदेव ने कश्मीर का पर, ये ध्यान रखिए, कश्मीर के इतिहास को पढ़ना पूरे भारत को चाहिए, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा बार बार एक बात को कहती है कि संपूर्ण भारत के लिए प्रतिभिज्ञा की आवश्यकता है। विशेष रूप से कश्मीर के लोगों को तो विशेषता प्रतिभिज्ञा की आवश्यकता है। और वह प्रतिभिज्ञा क्या है? अपने इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, ग्रंथ को जानना। तो अब ये देखिए कि जो लोग आज कश्मीर को लेकर अनेक प्रकार के प्रलाप करते हैं, उन लोगों को नहीं पता, जिन लोग आजकल कश्मीर का इतिहास पढ़ाते हैं, उस कश्मीर पर जो है कि राजा क्षितिनंद के पुत्र राजा वसुनंद ने 52 वर्ष तक राज किया। 52 वर्ष 2 माह तक उन्होंने शासन किया। और यह बात आचार्य कल्हड़ की राजतरंगिणी में इनका पूरा विवेचन। तो कश्मीर को समझना है, भारत को समझना है, तो एक बार स्मर शास्त्र और आचार्य कल्हड़ की रचना राजतरंगी की तरफ से होते हुए गुजरना चाहिए। तो यह जो अभी बातें हुई काम शास्त्र को लेकर, यह काम सूत्र के पूर्ववर्ती बातें, अर्थात जो है कि वात्स्यायन के पूर्ववर्ती बातें। यह बार बार मैं ध्यान आपको दिलाना चाहूंगा कि यह ग्रंथ आचार्य वात्स्यायन पाटलिपुत्र में बैठकर लिख रहे हैं, और वहां सोचिए, वहां बैठकर लिख रहे हैं, पूरे भारत का शास्त्र परंपरा, ग्रंथ परंपरा का, आचार्य परंपरा का विशद विवेचन कर रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। तो पूरे भारत को यदि समझना है, पूरे भारत की भौगोलिक दृष्टि को यदि समझना है, पूरे भारत की सृष्टि परंपरा को समझना है, संस्कृति सभ्यता को समझना है, तो एक बार आपको इस शास्त्र परंपरा से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है, अभी तक सभी आचार्यों ने इस पर कलम चलाई, लेकिन संस्कृत साहित्य का इतिहास जिन जिन आचार्यों ने लिखा वह अभी अपूर्ण है, क्योंकि उन आचार्यों ने काम शास्त्र को उसमें विशद रूप से समाहित नहीं किया है। किस कारण से नहीं किया है, यह उनकी किस सोच का नतीजा है, यह उनको समय बताएगा। लेकिन संस्कृत साहित्य का इतिहास अभी तक अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे एक शास्त्र परंपरा को छोड़ देना, वह भी ऐसी शास्त्र परंपरा को छोड़ देना जिस शास्त्र पर जो है कि 130 ग्रंथों का तो हमने उल्लेख किया है, जो कि मान के चले कि 130 से अधिक ग्रंथ लिखे गए। उस शास्त्र परंपरा को छोड़ देना, और जो कि जीवन का मूल्य है, जिस पर हमारे ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने, ऋषिकाओं ने प्रॉपर ग्रंथ लेखन का कार्य किया, और अध्ययन अध्यापन होता रहा हमारे यहाँ गुरुकुलों में। अब हम आते हैं काम सूत्र के परवर्ती आचार्य जो हुए, ग्रंथ परंपरा हुई, उस पर हम चिंतन करते हैं, जिसमें कि हम काम सूत्र को भी लेते हैं। तो ये चीज यह भी ध्यान रखना है कि काम शास्त्र की परंपरा पूरे विश्व में भारत के अलावा और कहीं नहीं। तो भारतीय जनमानस जो रहा है, भारतीय ऋषि चिंतन जो रहा है, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण प्राणी के लिए चिंतन किया है। और उसी चिंतन परंपरा में जो है कि काम शास्त्र की एक अक्षुण्य परंपरा है। अब इसमें जो है कि काम सूत्र के विषय में हम लोग थोड़ा चिंतन कर लें कि पूरे विश्व में काम शास्त्र की, काम सूत्र की परंपरा गई कैसे, और इसको किन किन लोगों ने किस किस रूप में लिया, व्याख्यायित किया, और इसके माध्यम से पूरे विश्व में किस प्रकार के सुधार हुए, चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे संवैधानिक सुधार हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किस किस रूप में हुआ, इस ग्रंथ परंपरा के माध्यम से। बस पूरे विश्व ने इस शास्त्र का जो है कि अनुप्रयोग किया और अपने अपने यहाँ सुधार किया, बस इसमें पीछे रह गया है। तो आधुनिक भारत को अपनी शास्त्र परंपरा, ग्रंथ परंपरा और इसी परंपरा का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी। तो आचार्य बाभ्रव्य का ग्रंथ बहुत विशाल एवं दुर्ध्येय था, इस कारण से वात्स्यायन ने उसको सूत्र रूप में संपूर्ण काम शास्त्र को काम सूत्र में समाहित कर दिया।
जिसमें उक्त जितने भी ग्रंथ परंपरा थे, आचार्य परंपरा थी, उन सबको समादृत कर दिया। इसलिए कामसूत्र संस्कृत साहित्य का सर्वमान्य ग्रंथ हो गया। वात्स्यायन की कामसूत्र में धर्म, अर्थ और काम के विषय में विशद विवेचन हुआ। कामसूत्र में कुल 7 अधिकरण, 36 अध्याय और 64 प्रकरण और 1250 सूत्र हैं। कामसूत्र को कामशास्त्र का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, कामशास्त्र के ज्ञान परंपरा में वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, परंतु कामसूत्र जो है संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक विश्व प्रसिद्ध हुआ। भारतीय विद्वान कामसूत्र को दूसरी तीसरी ईसा पूर्व का ग्रंथ बताते हैं, परंतु एक विद्वान होते हैं वेस्ट में, उनका जो कि इंडोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान है, नाम है उनका विंटरनित्ज। तो विंटरनित्ज ने भाषा प्रयोग के आधार पर वात्स्यायन का समय जो है कि ईसा पूर्व 4th शताब्दी माना, लेकिन मैं इसको कामसूत्र का रचना काल 2री से 3री शताब्दी का ही मानता हूं, अपनी आचार और ग्रंथ परंपरा के आधार पर। विंटरनित्ज की मानता जो है उनकी अपनी सोच के आधार पर। तो कामसूत्र पर सर्वप्रथम हमारे यहाँ देखिए कि इस पर टीका भी लिखी गई। इस पर जयमंगला टीका यशोधर पंडित के द्वारा राजा विशल देव हुए उस समय, उनके राज्यकाल में 1243 से लेकर 1261 में हुए, लिखी गई। और कामसूत्र में वही जो पीछे मैंने 7 अधिकरणों की चर्चा की, उन्हीं अधिकरणों से प्रारंभ होता है कि आचार्य दत्तक ने वैश्विक अधिकरण पर लिखा, और आचार्य चारायण से लेकर आचार्य सुवर्णनाभ जो है, और आचार्य घोटक मुख, आचार्य पतंजलि जिनका गोनर्दीय नाम है, मैंने उल्लेख किया, आचार्य गोड़िका पुत्र और आचार्य कुचमार ने ग्रंथ लेखन का कार्य किया। इन्हीं 7 अधिकरणों को कामसूत्रकार वात्स्यायन ने बहुत ही अच्छे से व्याख्यायित किया। अब एक चीज ध्यान देना हम लोग को बहुत ही आवश्यक है कि मद्रास विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान कार्य किया है कि उन्होंने न्यू कैटालॉगस कैटालोगोरम जो उनके यहाँ रखा गया है, तैयार है, उसमें कामशास्त्र के विषय में विशद उल्लेख किया गया है। अब वहां से हमें यह प्राप्त होता है कि कामशास्त्र की पूरी पद्धति संस्कृत के अलावा जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं रही हैं, प्रदेशगत प्रांतगत भाषाएं हैं, उनमें भी कामशास्त्र पर ग्रंथ लेखन का कार्य हुआ, चिंतन हुआ। जिसमें हम देखें कि बंगला संस्करण कामसूत्र का है हमारे यहाँ, जो 1909 में प्रकाशित हुआ कोलकाता से। कन्नड़ संस्करण हमारे यहाँ प्रकाशित होता है 1927 में वेल्लारी से। इसके संपादक होते हैं पंडित वेंकट जी भस्मे द्वारा संपादित होता है। फिर जो है कि पुनः इसका संपादन 1944 से 1945 में होता है। तमिल संस्करण कामसूत्र का प्रकाशित होता है 1924 में कुंभकोणम से। और मलयालम संस्करण प्रकाशित होता है इसका जो है कि 1933 में। और इसी प्रकार से तेलुगु संस्करण प्रकाशित होता है, पंडित पी हुए आदित्य नारायण शास्त्री जी द्वारा 1924 में इस कामसूत्र का तेलुगु संस्करण प्रकाशित होता है। लेकिन भारतीय कब जागृत हुए, महत्वपूर्ण बात अब ये आती है कि भारतीयों की, विशेष रूप से संस्कृत के विद्वानों की एक जो यह परंपरा हो गई है कहने की कि यह शास्त्र, यह पद्धति, यह सिद्धांत तो हमारे यहाँ पहले से ही था। तो मेरा प्रश्न है, यदि आप यहाँ यह सिद्धांत, यह ग्रंथ, यह पद्धति आप यहाँ पहले से ही था, तो आपने इस पर ग्रंथ लेखन क्यों नहीं किया, आपने चिंतन क्यों नहीं किया, आपने संस्कृत के विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ क्यों नहीं करवाया? जब आपको कोई जगाता है तब आप जगते हैं, नहीं तो आप सोए रहते हैं। और इसी में देखिए कि अभी जैसे कि पूरे विश्व में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी हो रहा है, धीरे धीरे भारत में भी कंपलसरी होगा। तो हमारे संस्कृत के विद्वान कहेंगे कि कामशास्त्र तो हमारे यहाँ पहले से ही था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस देश में संस्कृत भाषा को लेकर प्रॉपर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो महत्वपूर्ण बात यह है अब यहाँ पर कि जो संस्कृत विद्वानों की एक परंपरा हो गई है संस्कृत विश्वविद्यालयों की भी, कि यह सिद्धांत, यह शास्त्र, यह ग्रंथ
तो हमारा यह मत, यह सूत्र तो हमारे यहाँ पहले से ही था। जब कोई चीज वेस्ट से डिफाइन होकर आपके भारत में आ जाती है तो, लेकिन यह लोग, मेरा कहना कि आप क्यों नहीं प्रारंभ करते। इस देश में 3-3 संस्कृत की प्रॉपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं लगभग सभी प्रदेशों में, बहुत से कॉलेजेज हैं, लेकिन कहीं पर भी काम शास्त्र का ना ही अध्ययन होता है ना ही अध्यापन होता है, जो कि इतना महत्वपूर्ण जीवन पद्धति है, शैली है। और यह चीज मैं इसके साथ और भी बताता चलूं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, कि वर्तमान समय में जो पूरा एक नैरेटिव एंटी इंडिया, एंटी इंडियन कल्चर, एंटी इंडियन नॉलेज सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है कुछ विशेष प्रकार के मूर्खाधिपतियों के द्वारा, तो उन सब को जो कि आंसर देने का कार्य अभी 3 ही शास्त्र परंपरा आपके पास है जो मॉडर्न इंडिया को डिफाइन कर सकती है, मॉडर्न इंडिया को डिफेंड कर सकती है। वह है शैव दर्शन, चार्वाक दर्शन और कामशास्त्र परंपरा। इन तीनों दर्शन का, उसी में नाट्यशास्त्र की भी परंपरा है। तो शैव दर्शन, चार्वाक दर्शन, नाट्यशास्त्र और कामशास्त्र, इन चारों का अध्ययन अध्यापन तो संपूर्ण भारत में, विश्व ने तो कर दिया है, भारत इसमें पीछे है। और भारत में भी बहुत से विभाग शुरू कर दिए हैं, संस्कृत विभाग पीछे, संस्कृत विश्वविद्यालय पीछे, संस्कृत के कॉलेजेस पीछे। उनको जो है कि शैव दर्शन, नाट्यशास्त्र, चार्वाक दर्शन और काम शास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करना चाहिए, जिसके माध्यम से आगे वह अब ये उनके यहाँ है कि ये तो हम इसका अध्ययन अध्यापन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, करा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लगभग 2035 तक भारत में भी सेक्स एजुकेशन वेस्ट द्वारा बनाई गई जो एक मानसिकता है लागू होगा, फिर हमारे संस्कृत के विद्वान, संस्कृत की यूनिवर्सिटीज के लोग कहना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ तो पहले से ही, तो उनको पहले प्रारंभ कर दें तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। नहीं तो मॉडर्न इंडिया को और न ही अपने कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को, सिविलाइजेशन को, अपने टेम्पल सिस्टम को डिफेंड नहीं कर पाए, तो इनको ये चीज जागृत होना पड़ेगा। अब देखिए कि यह शास्त्र परंपरा आपके यहाँ तो बहुत पहले से थी, लेकिन यह शास्त्र परंपरा पूरे विश्व में कैसे गई, क्योंकि चाहे ग्रीक कल्चर हो, चाहे लैटिन कल्चर हो, वहां पे इस प्रकार की पद्धतियां, शास्त्र परंपराएं नहीं थी। उन लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपने उनसे क्या सीखा? आपने उनसे ज्ञानगत, शैलीगत, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्र का, अपने शास्त्र का कैसे संरक्षण और संवर्धन करना है, आपने वह भी नहीं सीखा। अब आपको यह सीखने की आवश्यकता है, जिसमें कि संगम टॉक की महती भूमिका है, और संगम टॉक इस पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है, क्योंकि संगम टॉक का आप जब ध्येय वाक्य ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी सारी बातें। इसका ध्येय वाक्य ही बहुत सुंदर है। तो अब हम आते हैं कि यह शास्त्र परंपरा और विशेष रूप से काम सूत्र पूरे विश्व में गया कैसे। तो 1883 में, 1883 में एक विद्वान आते हैं, रिचर्ड बर्टन और एफ आर्बुथनॉट। इन लोगों को जब कामसूत्र मिलता है उस समय 1883 में, तो ये लोग कामसूत्र को, उस समय यह लोग लंदन में कामशास्त्र, हिंदू कामशास्त्र सोसाइटी बनाते हैं, और हिंदू कामशास्त्र सोसाइटी के माध्यम से यह लोग कामसूत्र का 1883 में जो है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। और इसमें इनका हेल्प साउथ के एक बहुत बड़े विद्वान भारत के रंगास्वामी भी इनका हेल्प करते हैं, और इसका ट्रांसलेशन पूरा होता है। और जो है कि उसके बाद ये भारत में भी ये परंपरा आती है, 1921 में इसका ट्रांसलेशन होकर आता है इंग्लिश में। तो एफ बर्टन तो 1883 में किया, और उसी दौरान आप देखेंगे कि पूरे विश्व जो 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाता है, और 1857 से लेकर 1887 तक भारत में जो है कि 4 विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी।
और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इन्हीं चारों विश्वविद्यालयों के माध्यम से पूरे देश में, भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्राथमिक से लेकर, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरा लागू किया जाता है, अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। और उसी समय आप देखेंगे अक्सर कि जितने भी संस्कृत की ग्रंथ परंपरा है उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन और विश्व की विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन जोर शोर से होने लगता है, और उनको पता चल जाता है कि भारत में अपार ज्ञान के स्रोत हैं, इन ज्ञान के स्रोतों से हमें अध्ययन करना है और सीखना है, अपने यहाँ सुधार करना है। उसी में उनके यहाँ एक हाथ लगता है कामशास्त्र की परंपरा। तो काम सूत्र का एफ.एम. बर्टन के द्वारा, रिचर्ड बर्टन और एफ.एम. माउंट के द्वारा जो है कि इसका जब ट्रांसलेशन होता है 1883 में, उसके बाद यह इंग्लिश में तो हो गया। अब यह परंपरा फ्रेंच में जाती है। अब देखिए कैसे यात्रा पूरे विश्व में इस शास्त्र की हो रही है। फ्रेंच संस्करण इसका निकलता है, जिसका फ्रेंच लिपि में इसियोडोर लिजॉक्स द्वारा संपादित एवं अनुवादित होकर सन 1885 में, 1883 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, 1885 में जो है कि फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है पेरिस से, तथा पेरिस से पुनः ये लेमराइजे द्वारा संपादित एवं अनुवादित होकर 1891 में पुनः प्रकाशित होता है। तो इंग्लिश से फ्रेंच तक की यात्रा, उसके बाद यहां से यह यात्रा जर्मनी की तरफ जाती है। जैसा कि जर्मन के विद्वानों ने भारतीय ग्रंथ परंपरा पर बहुत ही बड़ा कार्य किया है और उसमें कामशास्त्र की परंपरा को भी समृद्ध करने का उनका योगदान है। तो जर्मन संस्करण जो है कि जर्मन लिपि में रिचर्ड स्मिथ द्वारा संपादित एवं जय मंगला अनुसार अनुवादित होकर सन 1897 में लिपजिंग से प्रकाशित होती है, तथा गीडो हिल द्वारा अनुवादित होकर म्यूनिक से सन 1965 में पुनः प्रकाशित होती है। तो यह पूरी परंपरा यहां से जो है कि आप देखेंगे कि इंग्लिश से लेके फ्रेंच, जर्मन से होते हुए पूरे विश्व में कामशास्त्र की, कामसूत्र की यात्रा उद्घाटित होती है, और इसको लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने यहाँ सुधार करते हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों ने, आप देखेंगे उनकी जो साइकोलॉजी स्टडी है उसको डेवलप करते हैं, आर्ट एंड एस्थेटिक को डेवलप करते हैं, सेक्सुअल स्टडीज या सेक्सोलॉजी को डेवलप करते हैं। अब वर्तमान समय में एक चीज आप ध्यान दें तो विश्व के विश्वविद्यालयों ने फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस डेवलप किया, जो कि कामशास्त्र का पार्ट है। फैमिली एंड मैरिज साइंस डेवलप किया है, फैमिली मैरिज एंड रिलेशनशिप डिपार्टमेंट शुरू किया। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब देखिए कि पूरी परंपरा, आपकी परंपरा पूरे विश्व में जाती है और उनके पास इस प्रकार की परंपराएं नहीं है। वो तो अनभिज्ञ है कि इस प्रकार की भी शास्त्र परंपरा हो सकती है कि आपको पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक रूप से कैसे स्वस्थ रखा जाए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे स्वस्थ रखा जाए, ऐसा भी ग्रंथ आप यहाँ लिखा गया है। तो वह लोग इसको जो है कि अपने यहाँ प्रारंभ करते हैं, जो है कि फिर से मैं बता दूं, अपनी साइकोलॉजी जो इस्टेब्लिश करते हैं उसमें शास्त्र का प्रयोग करते हैं, आर्ट एंड एस्थेटिक्स में शास्त्र का प्रयोग करते हैं, लिखने पढ़ने में, उन्नत करने में। लेकिन इंटरेस्टिंग और सेक्सोलॉजी में, सेक्सुअल स्टडीज में, जेंडर स्टडीज का जो डिस्कोर्स आज पूरे विश्व में फैला हुआ है वह कामशास्त्र में ही है। कामशास्त्र में ही 3 प्रकार के जो है कि जेंडर को विशेष रूप से बताया जाता है कि पुरुष, स्त्री और तृतीया प्रकृति। तृतीया प्रकृति को भी फिर 2 भाग में बताया जाता है कि पुरुष रूपिणी तृतीया प्रकृति और स्त्री रूपिणी तृतीया प्रकृति। तो यह जो पूरा इतिहास है इसको उन लोगों ने अपने रूप में पूरा व्याख्यायित किया, पूरी दुनिया को पढ़ाया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह कहीं पर इस प्रकार का कोटेशन नहीं देते, यह नहीं बताते कि मैंने भारत से ये चीजें सीखी हैं, भारतीय विद्वानों से, ग्रंथों से ये चीजें मैंने ग्रहण की है। तो इसमें उनकी तो गलती है ही, साथ साथ में संस्कृत के विद्वानों की भी गलती है, हमारे
भारतीयों की भी गलती है कि इसका अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित रूप से प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, जैसा कि पहले हमारे गुरुकुलों में अध्ययन अध्यापन की इसकी पूरी परंपरा थी, कराया जा, उस पर नहीं हो रहा है। तो यह पूरी परंपरा पूरे विश्व में गई और आज उन लोगों ने जो है कि फैमिली मैरिज डिपार्टमेंट शुरू किया, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस शुरू किया, फैमिली मैरिज एंड रिलेशनशिप डिपार्टमेंट शुरू किया, और आपकी जितनी भी आज जो है कि स्किल्स रिलेटेड कोर्स पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, वह सारे चीजें आपके काम शास्त्र की जो चतुष्षष्टि विद्याएं हैं उसके अंतर्गत ही समादृत है। तो यह जो बातें हुई कि पूरी काम शास्त्र की यात्रा पूरे विश्व में कैसे गई, तो काम सूत्र के बाद हमारे यहाँ एक ग्रंथ आता है। ध्यान ये रखना है हमारे यहाँ जरूरी कि जो बौद्ध भिक्षु हुए उन लोगों ने भी काम शास्त्र पे ग्रंथ लेखन का कार्य किया। इसके पहले हमारे यहाँ आचार्य घोटक मुख हुए, जिनका उल्लेख मध्यम निकाय में होता है, और जिन्होंने कामशास्त्र के ग्रंथ लेखन का कार्य किया। तो उन्होंने वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। तो एक हमारे यहाँ और आगे चल के आचार्य होते हैं, ये 12वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु थे, पद्मश्री। तो पद्मश्री बौद्ध भिक्षु ने जो है कि नागर सर्वस्वम ग्रंथ की रचना की, जिसमें 313 श्लोक एवं 38 परिच्छेद होते हैं। और इसमें इन्होंने उस समय का जो भारत हमारा था, उस समय के भारत की स्त्रियां किस प्रकार का केश विन्यास करती थी, किस प्रकार का वस्त्र विन्यास करती थी, किस प्रकार का आभूषण विन्यास करती थी, उसको बहुत ही मतलब कि भौगोलिक दृष्टि से, बहुत ही श्रृंगारिक दृष्टिकोण से और सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण से पूरा व्याख्यायित किया। तो और उनको आभूषणों को धारण करने से किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकास होता था उनका, उसका पूरा विशद विवेचन है। और आप देखेंगे इसीलिए हमारे भारत की जो स्त्रियां होती हैं, माताएं बहनें बिटिया होती हैं, वह सब जो है कि जो जो वस्त्र धारण करती हैं या जो जो आभूषण धारण करती हैं, किसी प्रकार का केश विन्यास करती हैं, उसका भी उनके मनोविज्ञान पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और जो नाक में पहनने या कान में या गर्दन में जो भी अच्छे अच्छे आभूषण धारण करती हैं, उनका एक पूरा साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक जो है कि एक इम्पोर्टेंस है, और वह उनको उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने में सभी दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए सारी परंपरा बनाई गई और उसको लेकर इन्होंने प्रॉपर ग्रंथ लेखन का कार्य किया। अब इसके बाद हमारे यहाँ एक ग्रंथ आता है नागर सर्वस्वम के बाद, अनंग रंग। अनंग रंग जो है कि एक 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक होते हैं लोदी वंश के, अहमद नगर, जिसको आजकल गांधी नगर कहते हैं गुजरात में, के पुत्र लाड खान के कुतूहल के रूप में जो है कि हमारे कल्याणमल एक आचार्य होते हैं। तो उन्होंने जो है कि 420 श्लोकों एवं 10 स्थल रूप अध्यायों में इस ग्रंथ का विवेचन किया। यह कामशास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और यह भी अगर 14वीं शताब्दी का हमें जानना है कि हमारा भारत कैसा था, हमारे भारत की सीमा क्या थी, इसका सांस्कृतिक, संवैधानिक और राजनीतिक धार्मिक महत्व क्या था, कहाँ तक यह पूरा फैला हुआ था, तो इस ग्रंथ में को पूरा भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, हो सकता है 14वीं शताब्दी को भारत के जानने के लिए। क्योंकि उस प्रकार उस समय पूरे भारत में जो हमारी स्त्रियां और पुरुष जो भी उनकी क्रिया पद्धति थी, इस ग्रंथ में उनका विशद विवेचन हुआ है अच्छे से। अब जो है कि कल्याणमल ने विशेष रूप से उस समय के विभिन्न देशों की स्त्रियों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं रति रहस्य की। यह ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण। रति रहस्य में अभी तक एक जिसको आजकल हम आप कहते हैं कोक शास्त्र,
किसी से बात होती है संक्षेप में लोग बोलते हैं क्या कोक शास्त्र पढ़े हो क्या। तो कश्मीर के एक विद्वान होते हैं ऋषि, उनका नाम है ऋषि कोक। तो ऋषि कोक ने कोक शास्त्र की रचना की, जिसको रति रहस्यम बोलते हैं। और यह जो ग्रंथ है, जो आज के का जो डिबेट है कि जो फेमिनिस्ट होते हैं, जो जेंडर स्टडीज के एक्सपर्ट होते हैं, और जो मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं, एक्स्ट्रा फेमिनिस्ट हैं, वो लोग महिलाओं को आगे करके अपने विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलापों को, अपने मतों को मनाने के लिए और अनेक पद्धतियों को संचालित करना चाहती हैं। उनका उल्लेख किसी दूसरे लेक्चर में किया जाएगा। तो उनका जवाब देने के लिए यह ग्रंथ औषधि तुल्य है, जो है कि यह ग्रंथ रति रहस्यम, कि यह ग्रंथ ही प्रॉपर स्त्रियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक पक्ष को ध्यान में रख के पूरा लिखा गया है। एक तरह से पूरा एक वुमेन सेंट्रिक टेक्स्ट है। तो कश्मीर की यह भी महती भूमिका रही। तो भारतीयों को, विशेष रूप से कश्मीरियों को, इस प्रकार के ग्रंथ के विषय में भी जानना चाहिए। तो कोक्को को श्री गद्य विद्याधर कवि भी कहा जाता है, क्योंकि कोक्को के पिता का नाम पंडित पारिभद्र और पितामह का नाम तेजोक था। इस ग्रंथ में 510 परिच्छेद और 555 श्लोक हैं। यह ग्रंथ वन्य दत्त के मनोविनोदार्थ लिखा गया है। इस ग्रंथ का उल्लेख कुंभकर्ण और नयचंद ने अपने ग्रंथों में किया। हमारे यहाँ दो आचार्य हुए, एक कश्मीर के आचार्य थे जिनका नाम था कुंभकर्ण और नयचंद। तो इन दोनों लोगों ने भी अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। और इस ग्रंथ में 510 परिच्छेद और 555 श्लोक हैं। रति रहस्य पर कांचीनाथ कृत दीपिका टीका उपलब्ध होती है। इस ग्रंथ में सांप्रयोगिक, कन्या संप्रयुक्तक, भार्याधिकारिक, पारदारिक एवं औपनिषदिक अधिकरणों के आधार पर लिखा गया है। इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। यह कृति जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हुई कि सर्वसाधारण लोग इसको जो कि कोक शास्त्र कहने लगे, क्योंकि ऋषि के नाम से लिखी गई थी, इसलिए कोक शास्त्र। उसके बाद जो है कि यह देखिए, अब कश्मीर से होते हुए परंपरा पुनः बिहार पर आती है, मिथिला पर आती है। मिथिला में जो है कि मिथिला नरेश एक विद्वान होते हैं, जो है कि उन्हीं के मिथिला नरेश हरि सिंह देव के सभा पंडित होते हैं। उनका नाम है ज्योतिश्वर, आचार्य ज्योतिश्वर। उनको कवि शेखर की भी उपाधि प्राप्त थी। तो उन्होंने पंचसायक नामक ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार हमें लग रहा है कि समय हो रहा है, अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, तो अब संक्षेप में मैं बहुत से ग्रंथों का नाम ले लेता हूं बस। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है कि जयदेव का नाम सुने होंगे, आचार्य जयदेव का। तो जयदेव ने रति मंजरी लिखी 12वीं से 15वीं शताब्दी में। हमारे यहाँ स्मर दीपिका लिखा गया। हमारे यहाँ जो है कि रति कल्लोलनी नामक ग्रंथ भी लिखा गया। और जो इसमें जो है कि आचार्य सामराज होते हैं, कश्मीर के विद्वान हैं, उन्होंने रति कल्लोलनी नामक ग्रंथ लिखा। ये सारी वुमेन सेंट्रिक ग्रंथ हैं। और ये आज जो भी जेंडर डिस्कोर्स या फेमिनिस्ट डिस्कोर्स चलाकर भारत को, भारतीय संस्कृति सभ्यता को जो है कि गलत तरीके से डिफाइन किया जाता है, या महिलाओं को गलत गलत चीजें, एक हमारी महिलाओं को एंटी इंडिया खड़ा किया जाता है। यह सब ग्रंथ जो है कि भारत को एक रूप में व्याख्यायित करने के लिए, स्त्री, पुरुष, तृतीया, प्रकृति, सबको एक सूत्र में व्याख्यायित करने के लिए औषधि तुल्य ये सब ग्रंथ हैं। इसलिए इन सब ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। तो रति कल्लोलनी दीक्षित साम्राज्य ने लिखा, पूरा वुमेन सेंट्रिक टेक्स्ट है। और एक तरह से कहा जाए पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्स्ट है ये सब। जो आज पोस्ट मॉडर्निटी की, आधुनिकता की बात होती है, लोग बहु बेटियों को आगे करके करते हैं ना, तो उनको एक नैतिक और मर्यादित रूप में कैसे जो है कि एक सशक्त रूप में स्थापित किया जा, इन सभी ग्रंथों की महती भूमिका है। तो इसलिए इन सभी ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से।
अब उसी के बाद रति रत्न प्रदीप का ग्रंथ आता है, और उसके बाद गुण पताका शास्त्र आता है हमारे यहाँ, जो है कि रति शास्त्र हमारे यहाँ आता है प्रॉपर। उसके बाद कुटनी मतम के विषय में बता दूं, एक आचार्य हमारे यहाँ होते हैं जिनका नाम है दामोदर गुप्त, कश्मीर के विद्वान थे, वह काशी में आकर बस जाते हैं और कुटनी मतम नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। तो कुटनी मतम में उन्होंने जो है कि उस समय की पूरे जो गणिका प्रवृत्ति थी, उस गणिका पद्धति को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से और भाषागत शैली के ढंग से पूरा व्याख्यायित करते हैं। ये तो इस ग्रंथ को भी हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद सममात्रिका, वास्यांश सुतसार, कामराज शतकम और काम समूह, यह ग्रंथ एक है। यह ग्रंथ 1457 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसके लेखक अनंत कवि हैं और इसमें इन्होंने ऋतु विज्ञान, प्रेमालिंगन, प्रेम का उत्पन्न भाव, स्त्रियों के प्रकार उस समय के, और स्त्रियों में अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, प्रसव संबंधित, गर्भधारण संबंधित, दाम्पत्य जीवन संबंधित, उन सब का निदान इन्होंने बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित किया है। तो इस प्रकार से काम शास्त्र को लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा में कम से कम 130 ग्रंथ लिखे गए। और ये इसमें अब एक चीज मैं यह बताऊंगा, अभी तो यह बातें हुई, अब दक्षिण में काम शास्त्र के लिए बहुत कार्य हुआ है। जो तेलुगु साहित्य का इतिहास है, ये सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए। संस्कृत साहित्य का इतिहास तो अभी तक अपूर्ण है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी शास्त्र परंपरा का, ऋषि परंपरा का अच्छे ढंग से अभी तक पालन नहीं किया है, अच्छे से लिखा नहीं इन लोगों ने। इन्होंने प्रॉपर एक शास्त्र का ही पूरा तिरस्कार कर दिया है। किस कारण से किया है, इनको सद्बुद्धि मिले। लेकिन तेलुगु साहित्य के इतिहास में काम शास्त्र की पूरी परंपरा को उन्होंने, जितना उनको पता था, उन लोगों ने व्याख्यायित किया है। तो दक्षिण भारत में रति शास्त्रगु ग्रंथ लिखा गया राबी पाटी तिप्पन्ना के द्वारा, और इसके लेखक त्रिपुरांतक कवि हैं। उसी प्रकार इसके यहाँ कोक्कोक लिखा गया कवि कुचिराज एरन्ना के द्वारा, यह ग्रंथ लिखा गया। और इसके बाद जो है कि ग्रंथ लिखा जाता है आपके काम कला निधि, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सभी कला प्रेमियों के लिए, सभी आर्ट एंड एस्थेटिक्स के स्कॉलर्स के लिए, कभी सभी फिल्म जगत के लोगों के लिए। हमारे यहाँ एक ग्रंथ लिखा गया, नेल्लोर शिवराम कवि हुए जिन्होंने ग्रंथ लिखा काम कला निधि। उसमें 1737 से 1740 के बीच का ग्रंथ है, और इसको बहुत ही आर्ट एंड एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। एक आचार्य क्षेमेंद्र होते हैं कश्मीर के विद्वान, वह एक ग्रंथ लिखे कला विलास, जिसमें उन्होंने 1501 कलाओं का उल्लेख किया है। सोचिए कितनी समृद्ध हमारी कला पद्धति रही है, 1501 कलाओं का, जिसको कि हमारे जितने भी आर्ट एंड एस्थेटिक्स के, नाट्य के या फिल्म स्टडीज के, फिल्म से संबंधित हमारे जितने भी कलाविद हैं, उन सब लोगों को काम कला ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और उसको बहुत ही आर्ट एंड एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से उसको फिल्माना भी चाहिए। तो उसके बाद हमारे यहाँ 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है कि हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया। उन लोगों को क्या पता कि हमारे यहाँ 21 वैदिक कालीन ऋषिकाएं हैं, जिनको फीमेल सीयर्स या फीमेल साइंटिस्ट कह सकते हैं आप। और वहां से यह परंपरा केवल वैदिक काल से नहीं रुकती है। 17वीं शताब्दी में 1740 से लेकर 1762 में हमारे यहाँ एक गणिका होती हैं जिनका नाम है मुद उपलानी, ये तंजौर की रहती हैं। वहां के एक शासक थे प्रताप सिंह, उनके कार्यकाल में। तो वह एक ग्रंथ लिखती हैं राधिका स्वांत नमू। तो जिस देश की गणिका इतनी परम विदुषी हो सकती है कि संस्कृत में ग्रंथ लेखन का कार्य करे, तो वहां पर अन्य जो महिलाएं हैं, उन स्त्रियां हैं, आदि शक्तियां, उनकी तो बात ही अलग है। तो इस प्रकार के जो लोग
क्वेश्चन उठाते हैं कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया, उनके संस्कृति सभ्यता में रहा होगा, हमारी संस्कृति सभ्यता में नहीं है। हमारे यहाँ तो साक्षात आदिशक्ति स्वरूप दुर्गा सप्तशती है हमारे। तो इसलिए और 17वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ कामशास्त्र ग्रंथ लेखन का कार्य हुआ, और इनके भी जो के संस्कृत हिंदी साहित्य के परम विद्वान हुए हमारे यहाँ केशव दास जी, उनकी जो शिष्याएं थी वह परम विदुषी थी। उनके विषय में कभी बाद में विशद चिंतन हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कामशास्त्र की पूरी परंपरा रही है, और अभी 25 ग्रंथ कामशास्त्र के प्रकाशित उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन अध्यापन संपूर्ण विश्वविद्यालयों में, विशेष रूप से संस्कृत के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, और संस्कृत की जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और जितने संस्कृत के संस्थान हैं, मैं अगर उनके, यह मेरी बात उनके वाइस चांसलर तक या एचओडी तक जाए, तो वह लोग इस शास्त्र परंपरा का यथाशीघ्र अध्ययन अध्यापन और शोध प्रारंभ कराएं कि 2035 के बाद उनको पुनः यह न कहना पड़े कि यह शास्त्र तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही था। कृपया इससे ये लोग कहने से बचें, क्योंकि यह जैसे ही भारत में सेक्स एजुकेशन या पूरे विश्व में लागू तो हो ही रहा है, होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कृत के विद्वान, संस्कृत की विश्वविद्यालय के लोग यही बात कहेंगे कि शास्त्र तो हमारे यहाँ बहुत पहले से था, अब हमें जागृत होना चाहिए, इसका अध्ययन अध्यापन कराना चाहिए। तो यथाशीघ्र आप संस्कृत के विद्वानों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, विश्वविद्यालयों से भी, वाइस चांसलर से भी, एचओडी से भी, कि अपना नैरेटिव आप खुद सेट कीजिए, आप खुद डिस्कोर्स बनाइए। ऐसा वेट मत कीजिए कि वेस्ट से होते हुए, इंग्लिशमैन के द्वारा होते हुए आएगा तब हम अपना डिस्कोर्स बनाएंगे, अपना नैरेटिव सेट करेंगे। उनका जवाब देने में मत लगिए, अपना डिस्कोर्स, अब समय आ गया है कि आप अपना नैरेटिव स्वयं सेट कीजिए, अपना स्वयं डिस्कोर्स बनाइए। यह कहने से बचिए कि यह तो हमारे यहाँ पहले से ही था। अगर आपके पास पहले से था तो आपने प्रारंभ क्यों नहीं किया? आपके पास जो तंत्र शास्त्र परंपरा, शैव दर्शन, चार्वाक दर्शन, काम शास्त्र और नाट्य शास्त्र, ये आपके अमोघ शस्त्र हैं मॉडर्न इंडिया के लिए नैरेटिव सेट करने की, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को जागृत करने की। तो कृपया आप लोग जाग जाएं, और इसका अपनी एनईपी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके रूप में और सभी विभागों में इसका अध्ययन अध्यापन आप लोग प्रारंभ कराएं। और आपका कुछ प्रश्न हो तो बताइए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी राघवेंद्र जी। ये हमारा शास्त्र जो है ये काफी पुराना है, प्राचीन भारत में लिखा गया था। तो उस समय का जो भारत था, वहां पर इसके अध्ययन अध्यापन की क्या पद्धति रही थी, किस तरीके से होता था ये? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है संपूर्ण विश्व समाज के लिए, विशेष रूप से भारतीयों के लिए, उसमें भी विशेष रूप से संस्कृत के जो विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत के जो विद्वान हैं, उनके लिए काम शास्त्र का हमारे यहाँ प्रॉपर गुरुकुलों में अध्ययन अध्यापन होता था। और उस अध्ययन अध्यापन में से जैसे ही होता है, वेद का अध्ययन हो जाता है और शिल्प का अध्ययन प्रारंभ होता है, और उसमें जो है कि काम शास्त्र का अध्ययन प्रॉपर होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो काम सूत्र के, अगर आप ही सोचिए इसका अध्ययन अध्यापन न होता तो इस पर कलम नंदीश्वर कैसे, ऋषि नंदीश्वर कैसे चलाते, ऋषि बाभ्रव्य कैसे चलाते, ऋषि श्वेतकेतु कैसे चलाते, ऋषि चारण कैसे चलाते, ऋषि कुचमार कैसे चलाते। इतने 130 ग्रंथ आप यहाँ जो उल्लेखित है, जो मैंने उल्लेखित किया है कामशास्त्र के इतिहास में लिखे गए, तो बिना अध्ययन अध्यापन के तो हुआ नहीं। इस पूरे शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता था, और स्त्री पुरुष सब अध्ययन अध्यापन करते थे, तृतीया प्रकृति भी अध्ययन अध्यापन करती थी। एक आचार्य हमारे होते हैं पौरुष अवस्वंशी सूत्र में उल्लेख प्राप्त होता है, उनका नाम है पौगंडव। तो आचार्य पौगंडव बताते हैं कि 16 वर्ष
के बाद जैसे प्रारंभ होता है 16 वर्ष, युवक युवतियों को काम शास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ कर देना चाहिए। और उन्होंने प्रॉपर इसमें उल्लेख किया है 16 वर्ष, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हाई स्कूल से। जैसे ही 9th 10th में एडमिशन होता है बच्चों का, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो 9th 10th से एजुकेशन ये हमें बच्चों को प्रारंभ करा देना चाहिए, जो कि नैतिक और मर्यादित रूप में हो, शास्त्र रूप में, उसका उस श्रृंखल न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। हमारे आचार्यों ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है। तो इसका पूरा, और स्त्रियां में पूरा अध्ययन करती थी। और एक महत्वपूर्ण बात और है कामशास्त्र के विषय में, जो कि आज बात होती है वुमेन एजुकेशन की, तो वुमेन एजुकेशन आफ्टर मैरिज भी हमारे यहाँ जो कि कामशास्त्र प्रतिपादित करता है। कामशास्त्र कहता है कि घर में जब पिता के घर रहे हमारी स्त्रियां, बेटियां, तो वहां तो अध्ययन करें ही। जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है वह अपने पति के घर जाने के बाद भी प्रॉपर अध्ययन करें, एक बार अपने सास ससुर और पति से सलाह मशविरा लेकर, पूछकर। तो वुमेन एजुकेशन आफ्टर मैरिज ये जो आजकल शुरू हो रहा है, इसको हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों ने, फीमेल सीयर्स ने, फीमेल साइंटिस्ट ने पहले से ही निर्धारित किया है, पूरा बताया है। तो हमें आज ये तो हमारे यहाँ ये पद्धति पहले से ही, अगर ये नैरेटिव हम अगर सेट किए होते, यह डिस्कोर्स हम सबको बताए होते पढ़ा लिखा कर, तो आज ये कहने की आवश्यकता न होती वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन आफ्टर मैरिज। तो ये सारी चीज, और उसके साथ साथ ये तो पुरुष शिक्षा स्त्री शिक्षा की बात हुई। हमारे यहाँ तृतीया प्रकृति को भी, थर्ड जेंडर को भी, चाहे स्त्री रूपिणी तृतीया प्रकृति रही हो चाहे पुरुष रूपिणी तृतीया प्रकृति रही हो, उनके भी प्रॉपर अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था रही, जिसको कि अब धीरे धीरे बहुत से देशों में शुरू किया जा रहा है। धीरे धीरे बहुत से जो है कि अब उनको वोटिंग राइट्स मिल रही है। लेकिन ये सारा चीज आप यहाँ तो तृतीया प्रकृति राजा रहे हैं, तो उस राष्ट्र के हम लोग हो रहे हैं, तो हमें उस प्रकार से गर्व करना चाहिए। इसी के साथ मैं कुछ चीजें यह बताना चाहूंगा कामशास्त्र के विषय में, कि कामशास्त्र में प्रमुख रूप से धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग को विवेचित किया गया है, क्योंकि त्रिवर्ग के सुनियोजित व संयमित कर्तव्य प्रणाली से ही परमार्थ की सिद्धि होती है। इसलिए सभी मानव समाज और गृहस्थ आश्रम के लिए कामशास्त्र की अध्ययन की परम आवश्यकता बताई गई है। वास्तव में जो लोग धर्म के व्यापक रूप को नहीं समझते, वे लोग ही कामशास्त्र की परंपरा का विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे संकुचित दृष्टि वाले पूर्ण लोगों के लिए यह उनको ज्ञात नहीं है कि वे अपनी ऋषि परंपरा, शास्त्र परंपरा, ग्रंथ परंपरा और प्रकृति की अवमानना व अपमान कर रहे हैं। ऐसे संकुचित लोग ही अपनी संस्कृति, इतिहास और शास्त्र परंपरा के विरोधी होते हैं, जिनसे राष्ट्रीय ज्ञान निधि को संकट होता है, क्योंकि इस प्रकार के लोग केवल एकांगी होते हैं, जिससे उन्हें अपनी शास्त्र परंपरा की सम्यक जानकारी नहीं होती। भारतीय ऋषि परंपरा ने कामशास्त्री ग्रंथ की रचना करते हुए एक स्वर में कहा है, हमारी सभी ऋषि परंपरा, चाहे फीमेल साइंटिस्ट हो चाहे मेल साइंटिस्ट हो, उन सभी ऋषियों ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम के लिए कामशास्त्र का अध्ययन औषधि के समान है, इसकी परम आवश्यकता है, और युवावस्था में ही इस शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करा देना चाहिए। अतः देखा जाए तो एकांगी और संकुचित दृष्टि वाले लोग ही शास्त्र परंपरा, ऋषि परंपरा और अपने पूर्वजों के परम विरोधी हुए। तथा बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने में जा रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, जो ऋषि और शास्त्र परंपरा विरोधी होते हैं वही राष्ट्र विरोधी होते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ऋषि और शास्त्र परंपरा विरोधी है वह राष्ट्र विरोधी है। मैं इतना ही कहूंगा, इसलिए जो भी
लोग हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने राष्ट्र, अपने शास्त्र का सुरुचिपूर्ण रूप से, मर्यादित रूप से, नैतिक रूप से अध्ययन अध्यापन संपूर्ण विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रारंभ करिए। नहीं तो फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि जो लोग अपनी शास्त्र परंपरा, ग्रंथ परंपरा, ऋषि परंपरा के विरुद्ध होते हैं, वही राष्ट्र विरुद्ध होते हैं। जैसे आपने बताया कि सेक्स एजुकेशन कई कंट्रीज में तो ऑलरेडी चालू हो गई है, भारत में भी प्रारंभ होगी, तो ऐसे में काम शास्त्र उसमें कैसे लाभदायक रह सकता है, और हमारे इस काम शास्त्र के नियमों को एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से लाया जा सकता है? रुचि जी, आपका प्रश्न बहुत ही वैदुष्यपूर्ण है और बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से और इसके उत्तर के माध्यम से संपूर्ण श्रोतागण और दर्शकगण भी लाभान्वित होंगे। तो देखिए, बात यह है कि आने बहुत से देशों ने तो आपके ग्रंथ परंपरा को अध्ययन करके, अध्यापन करके एक नया डिस्कोर्स उन लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिया। सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल स्टडी, सेक्सोलॉजी, इवन पोर्नोग्राफी, ये सारा चीज उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया, कर दिया। और वही सारा वो, लेकिन अंतर यह है कि उन लोगों ने ये जो पूरा प्रारंभ किया है, आपकी चीजों को अध्ययन करके अपने देश काल परिस्थिति गुण धर्म के अनुसार अप्लाई किया है। अब उसको जो है कि आप यहाँ वह इम्प्लीमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपके कल्चर, ट्रेडिशन, आपके जो है कि फैमिली सिस्टम को तोड़ने के लिए। तो ऐसा हम क्यों न करें कि हमें ज्ञान तो देना है सारा चीज, तो हम क्यों न अपने बच्चों को ओरिजिनल नॉलेज दें, क्यों थर्ड लेवल का नॉलेज दें? क्योंकि यहां से तो उनके यहां गया, लेकिन उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया वो अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया। तो अपने बच्चों को, हमें जो भी बच्चों को यौन शिक्षा देनी है, सेक्स एजुकेशन देनी है, हमें उनको सारी चीजें, बायोलॉजिकल सिस्टम की जानकारी हो, उनके शरीर में देश काल परिस्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार, आयु के अनुसार क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब की उनकी जानकारी हो, लेकिन उनको शास्त्र के द्वारा हो, मर्यादित और नैतिक रूप से वह जानकारी, स्वतंत्र रूप से वह जानकारी हो, न कि उच्छृंखल रूप से वह जानकारी। तो हमें यह इसलिए संपूर्ण संस्कृत के विद्वानों से, संपूर्ण भारत के विद्वानों से, संपूर्ण वाइस चांसलर से, संपूर्ण कुलाधिपतियों से और विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि काम शास्त्र का अध्ययन अध्यापन आप यथाशीघ्र प्रारंभ कर दीजिए अपने विश्वविद्यालयों में, प्रॉपर कोर्स के रूप में, एनईपी के तहत। नहीं तो आने वाले समय में आपके अलावा केवल कहने के लिए यही बचेगा कि यह तो हमारे यहाँ पहले से था। और इसी में एक चीज मैं यह भी बताऊं कि जो कामसूत्र के टीकाकार हैं, जो यशोधर टीका लिखी गई, जयमंगला टीका लिखी गई यशोधर के द्वारा, तो यशोधर के गुरु हैं आचार्य इंद्रानंद। तो आज 1243 से 1200 उसमें लिखा गया, मैं बताया ही था, 1243 से हुए 1261 के आसपास। तो जयमंगला टीकाकार के जो रचनाकार हैं कामसूत्र के, यशोधर, उनके गुरु हैं आचार्य इंद्रानंद। तो आचार्य इंद्रानंद ने अपने उनको कहा कि आप उनको, उन्होंने पहले पढ़ाया लिखाया प्रॉपर गुरुकुल में, उनका गुरुकुल था, और फिर कहा कि इस पर आप टीका लिखो। तो वही टीका पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और आज सब लोग उसको पढ़ते हैं। तो सोचिए, हमारी और महत्वपूर्ण एक चीज ये देखिए कि उस समय हमारा भारत जो है गुलाम था विभिन्न प्रकार के कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी हमारी ऋषि परंपरा, आचार्य परंपरा ने ग्रंथ लेखन का कार्य कभी बंद नहीं किया। एक से बड़े एक, और कब सभी शास्त्रों से संबंधित ग्रंथ लेखन का कार्य हमारी आचार्य परंपरा ने किया है। तो उस आचार्य परंपरा का यदि हम सम्मान करते हैं, तो और उसका इतिहास यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, शास्त्र परंपरा को, ग्रंथ परंपरा को नहीं बताते हैं, तो निश्चित रूप से वही बात कि जो शास्त्र और आचार्य विरोधी है, वही राष्ट्र विरोधी है।
तो उसका अध्ययन अध्यापन हमें कराना चाहिए। हम दर्शकों से भी प्रश्न लेते हैं। महेश जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। राघवेंद्र जी को पहले प्रणाम करता हूं कि इतना सुंदर व्याख्यान इन्होंने दिया है, जो इससे न केवल हम लाभान्वित होंगे अपितु जो भी इसे सुनेगा या इसकी चर्चा कहीं पर करेगा वो लाभान्वित होगा। इसके लिए मैं राघवेंद्र जी को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि काम के अनेक जो ग्रंथ हैं उनमें अनेक औषधियों का वर्णन किया गया है। आज हम देखते हैं कि औषधियों में जिस प्रकार से 9वीं-10वीं शताब्दी के आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें वाजीकरण, स्तंभन इत्यादि औषधियों का प्रयोग है। तो इन औषधियों का प्रयोग क्या केवल काम शास्त्र के ग्रंथों को पढ़कर इनकी डोज को डिफाइन किया जा सकता है, अन्यथा आयुर्वेद के साथ काम शास्त्र के अध्ययन की परंपरा को लागू करना ही एक निश्चित उपाय होगा? आपको मैं यह बताता चलूं कि काम शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों स्वास्थ्य प्रवृत्ति का ही विश्लेषण करते हैं दोनों ग्रंथ। इसमें जो वाजीकरण विज्ञान की आप बात की, जो आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद में लास्ट में वाजीकरण आता है, तो वाजीकरण प्रॉपर काम शास्त्र का ही एक प्रॉपर अधिकरण है और इस पर प्रॉपर ग्रंथ लिखन किएगा। और विभिन्न प्रकार की औषधियों मेडिसिन का जो आपने जिक्र किया, तो वैसे तो मैं बार बार बोलता हूं कि काम शास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए और वर्तमान समाज के लिए औषधि परक शास्त्र है। तो इसमें जो है कि यह जितने भी मेडिसिन बताए गए हैं, औषधियों का उल्लेख हुआ है, उन सब को एक पहले जो आजकल के डॉक्टर्स हैं और आयुर्वेदाचार्य हैं, उन सब से परामर्श लेकर, और बहुत सारी औषधियों का उल्लेख है, आपको भी पता है, हमें पता है, उस पर कभी हम विशद एक लेक्चर भी करेंगे उन औषधियों को ही लेकर। उनको जो फार्मा कंपनीज हैं उनसे टाई अप करके बातचीत करके, क्योंकि हम आप उनको आइडियाज दे सकते हैं। आइडिया देकर यदि उसको कैप्सूल के रूप में या उसको किसी रस के रूप में यदि हम लोग उसको बनाएं और उसको करें, तो शास्त्र भी लाभान्वित होगा और राष्ट्र भी लाभान्वित होगा और समाज भी लाभान्वित होगा। तो इसलिए इन दोनों शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन सुरुचिपूर्ण रूप से संपूर्ण विश्व में हो ही रहा है। वैसे भारत में और संस्कृत विश्वविद्यालयों में काम शास्त्र और आयुर्वेद का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। और मैं बता दूं कि बीएचयू का जो एम्स है, वहां पे एक प्रोफेसर ज्योतिर्मित्र हुए एम्स में ही, और वो आयुर्वेद के भी विद्वान थे वह, और वाजीकरण पे उनका बहुत अच्छा कार्य था। तो काम शास्त्र को उन्होंने काफी अच्छे से, जो भी ग्रंथ मिले थे उन्होंने उसको समझा बूझा लिखा था। अगला प्रश्न अदिति जी से लेते हैं। नमस्ते राघवेंद्र जी, नमस्ते रुचि जी। मेरा ये प्रश्न है, आई मे हैव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बट आई थिंक आई रेड समवेयर अबाउट काम शास्त्र, वन ऑफ द थिंग्स इट वाज मेंशनिंग इज amongst a long article is that people can use their physical relationship with others if it is required to win their kingdom. I mean, that was applicable to a previous time, historically. But when I read that, they did not explain more about it. And I thought that sounds a bit deceitful to use that. Is that in line with dharma to use it that way to, help your king win over somebody else's kingdom through deceit? That was my question. आपने बात की, धर्म के भी एक सामान्य धर्म होता है, एक आपात धर्म होता है, आपत धर्म होता है। ठीक, तो वहां पे जो आप बात करें, यदि आपत धर्म के माध्यम से कुछ चीजें तो संभव हैं, लेकिन मैं इस शास्त्र की बात करूं तो इस शास्त्र में, जैसे कि अभी मैंने चिंतन मनन किया, बहुत सारे बातें बोली, उसमें से यदि कोई यह एक बात केवल उठा के बोले कि राघवेंद्र मिश्रा इज टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन सिस्टम ओनली, तो सेम यही चीज है। उसमें से व्यक्तियों ने उनके लाभ की जो एक एक चीजें हैं, जो कि आचार्य ने, जैसे कि आप महाभारत पढ़ें, तो महाभारत में बहुत सी बातें आती है, उसी में बात आती है कि शत्रु को वध भी कर दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मिले उसका वध करते हुए चलिए। लोग ये कहेंगे महाभारत में तो कहा है कि सामने जो आए उसका वध कर दीजिए। तो यह बातें हैं, या जैसे कि बात आती है, ये वही बात है, मैं बार बताऊं, जैसे कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, इसको तो लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन यह नहीं बताया कि अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथा बच्चा, इस पद्धति को नहीं बताया। जैसे कि आज भारत में जो ब्रह्मचर्य की अवधारणा है, वह भारतीय ब्रह्मचर्य की अवधारणा प्रतिपादित ही नहीं हो रही। वह पूरा जो कैथोलिक मॉरलिटी थी, विक्टोरियन मॉरलिटी थी, जिसको सेलिबेसी कॉन्सेप्ट बोलते थे,
वह पूरी लागू हो गई भारत में। वही जो नॉन वायलेंस का उन लोगों ने पूरा सिस्टम किया, उसी को इन लोगों ने अहिंसा डिफाइन कर दिया, जो कि हमारे यहाँ तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की भी अवधारणा रही। तो भारत अभी वर्तमान समय में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीयों को अपना टेक्स्ट इसलिए पढ़ना आवश्यक है, अपनी परंपरा को जानना आवश्यक है कि जिसके माध्यम से वह अपना नैरेटिव सेट कर सके, अपना डिस्कोर्स सेट कर सके, अपने कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को, ग्रंथ परंपरा, आचार्य परंपरा को जान सके। तब उनको पता चलेगा कि हमारे यहाँ वास्तविक रूप से अहिंसा क्या है, हमारे यहाँ वास्तविक रूप से ब्रह्मचर्य क्या है, हमारे यहाँ वास्तविक रूप से गृहस्थ ब्रह्मचर्य की अवधारणा क्या है। तब जाकर एक अच्छे समाज का, संस्कृति का, सभ्यता का हम लोग निर्माण करेंगे। और उसमें जो है कि जो यह बातें आपने बताया, यह केवल जो पूरा वह ग्रंथ लेखन हुआ है, उस ग्रंथ लेखन में समझाने के लिए यह एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में से लोगों ने उठाकर बस ये चीजें जोड़ दी। जैसे कि लोगों ने बहुत सी उटपटांग चीजें जोड़ दी गई कि इनको नहीं पढ़ने दिया गया, उनको नहीं पढ़ने दिया। हर चीज का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका अपना प्रसंग होता है, अपना उसका पक्ष होता है, तो उस पक्ष में जानना आवश्यक है। वैसे हमारे यहाँ काम शास्त्र जो है पूरा पूर्ण रूप से एक औषधि परक शास्त्र है, जिसके माध्यम से एक स्वास्थ्य परक समाज की, संस्कृति की और प्राणी की सदगति कैसे हो, इसका ये पूरा व्याख्यान किया इस शास्त्र में। एक अंतिम प्रश्न हम और लेते हैं राघवेंद्र जी। उदय जी। सर, मैं यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से अभी मैंने एमए किया है, आगे और भी प्लानिंग चल रही है। प्रश्न ये था कि ये ब्रह्मचर्य के ऊपर एक क्लियर डेफिनेशन कहीं से नहीं मिलती, ब्रह्मचर्य ये है वो है। अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो शायद थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। काफी विद्वत्पूर्ण प्रश्न है आपका। बताया ना मैं, ब्रह्मचर्य को लेकर और अहिंसा को लेकर, धर्म को लेकर और काम को लेकर, यह है जो अवधारणात्मक पूरी हमारी ज्ञान परंपरा है, इसको लेकर काफी भ्रामक स्थिति है और लोग समझ नहीं पाते। ब्रह्म का अर्थ हमारे यहाँ मूल रूप से ज्ञान से हुआ, जो ज्ञान में हमेशा चरण करे, जो ज्ञान में हमेशा तल्लीन रहे, वही ब्रह्मचारी है। और वही जो है कि उस जीवन पद्धति को जो जीता है, जो धारण करता है, वही ब्रह्मचर्य। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ गृहस्थ ब्रह्मचर्य की भी अवधारणा, जो ऋषि श्रृंग जो है दशरथ को जब आते हैं पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराने, तो उनको गृहस्थ ब्रह्मचर्य की अवधारणा देते हैं, जो वर्तमान विश्व समाज के लिए, परिवार के लिए, दंपति के लिए आवश्यक है। जो कि परिवारों में अनेक प्रकार की पति पत्नियों में जो कलह होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन सब के निदान के लिए गृहस्थ ब्रह्मचर्य की अति आवश्यकता है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य अपने आप में विशद विषय है, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो यह अवधारणा, तो ज्ञान में चरण करना, ज्ञान में तल्लीन रहना ही ब्रह्मचर्य है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। और वह ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही ज्ञान है। बहुत सुंदर राघवेंद्र जी। अच्छा, ये चीज मैं जाते जाते और बताऊंगा अपनी इच्छा के अनुसार, महत्वपूर्ण चीज मिल गया मुझे। तो भारतीय ग्रंथ परंपरा में वेदों, जिसको पालौकिक संहिता से लेकर लौकिक संहिता तक सर्वत्र काम भाव, जैसा कि इनका प्रश्न था पीछे, काम भाव को शाश्वत सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उसी का पौराणिक व प्रतीकात्मक रूप कामदेव, रति, कामाक्षी और कामाख्या इत्यादि के रूप में परिलक्षित है। काम भाव का श्रृंगारिक पक्ष ब्रह्म स्वरूप श्रृंगार रस है, जिसे रसराज भी कहा जाता है, तथा यही कामात्मक भाव श्रृंगार रूप में सत्यम शिवम सुंदरम को सिद्ध करते हुए खजुराहो, कोणार्क, जगन्नाथपुरी, मथुरा, भुवनेश्वर इत्यादि मंदिरों में चित्रकला व मूर्ति कला के रूप में व्याख्यायित किया गया है। जो कि यही कामात्मक भाव भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, साहित्य, शास्त्र इत्यादि के प्राचुर्यता एवं प्राधान्यता का प्रमुख कारण है। अतः इस प्रकार की काम भावों से संबंधित मूर्ति कला एवं चित्रकला का भारतीय संस्कृति कभी विरोधी नहीं रही है, अपितु भारतीय संस्कृति की संपूर्णता
एवं संवाहिका का प्रतीक रही। यह जो इस प्रकार के काम भाव हैं, काम चित्र हैं, यह विरोधी हमारे यहाँ कभी नहीं रहा है। यह भारतीय संस्कृति के संवाहिका और संरक्षिका और संपूरकता के ये सब प्रतीक रहे हैं, जिससे मानवीय भावात्मक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि काम भाव जीवन का प्रथम सोपान है और मोक्ष भाव जीवन का अंतिम सोपान है। इसलिए भारतीय मंदिरों में बहिर्द्वार पर ही काम कलात्मक मूर्तियों का सर्वत्र चित्रण और उत्कीर्णन किया गया है। भारतीय जीवन का प्रथम सोपान है और मोक्ष भाव भारतीय जीवन का अंतिम सोपान है। इसमें जो है कि यह बात ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय मंदिरों में बहिर्द्वार पर ही काम कलात्मक मूर्तियों का सर्वत्र चित्रण व उत्कीर्णन किया गया है, जो आनंदमय व आध्यात्मिक जीवन दर्शन का केंद्र बिंदु है। खजुराहो, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर इत्यादि की कलाकृतियां जीवन दर्शन का केंद्र बिंदु है। खजुराहो, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर इत्यादि की कलाकृतियों में मानवीय जीवन की व्याख्या शिवम है। कला की काम परक स्वतंत्र अभिव्यक्ति सुंदरम है और रहस्यात्मक शाश्वत काम भावों का ज्ञान ही सत्यम है। इस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा में काम को लेकर 3 अवधारणाएं हैं: काम ब्रह्म, काम पुरुषार्थ और काम रिपु। तो भारतीय जीवन पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम रिपु से बचना है, काम पुरुषार्थ का पालन करना है और काम ब्रह्म को प्राप्त करना। यही पूरा हमारी अवधारणा है। इसी अवधारणा को लेकर भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते भी हैं, धर्मा विरुद्धो कामस्मि भरतर्षभ। और इसी बात को जो है कि उपनिषद सो कामयत बोलता है और नासदी सूक्त कामस्तद अग्रे समवर्ताधि मनसो रेतः प्रथम मेदासीत सतो बंधुम सत निर्विंदम हृदय प्रतिस्या कवयो मनीषा। इस प्रकार का वाक्य ऋग्वेद के नासदी सूक्त का चतुर्थ मंत्र कहता है। इसी के साथ सभी श्रोतागण, सभी दर्शकगण और संगम टॉक को सभी लोगों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राघवेंद्र जी को, आपने हमारे लिए समय निकाला और सभी श्रोताओं को भी कि आप संगम टॉक से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।